बिहार के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मामला बिगड़ता ही जा रहा है। सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट मामले में 3 नई रिपोर्ट सामने आई और तीनों इस बात का प्रमाण देती हैं, सवाल करती हैं कि क्या देश भर में वोट चोरी हुई, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। जी हां, द वायर ने बिहार को लेकर बहुत तगड़ी वाली स्टोरी पब्लिश किया है। उधर दैनिक भास्कर ने भी गजब की ग्राउंड रिपोर्ट छापा है और इन सबसे आगे न्यूज लॉन्ड्री ने महाराष्ट्र की अविश्वसनीय कहानी प्रस्तुत किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को लेकर भी खूब बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। न्यूज लॉन्ड्री ने ऐसे ऐसे सबूत ढूंढकर निकाले हैं, बयान निकाले हैं, जो कि केंचुआ के ज्ञानेश कुमार, पहले वाले सड़क शायर राजीव कुमार और इन सब की पोल खोलता है। अब लोग कहने लगे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो वोट चोरी के सवालों पर बिलबिला जाते हैं, क्या यही कारण है कि सवाल करने वालों को अनाप शनाप बोलने लगते हैं? कहते हैं उनके दिमाग की टेस्टिंग होनी चाहिए, दिमाग खराब हो गया है। तीनों ही रिपोर्ट एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे कहां किस जगह पर कितनी मात्रा में वोट बढ़ा, कहां एक घर में सैकड़ों लोग रह रहे हैं और किस तरह से जिंदा लोगों को मार दिया, मरे हुओं को जिंदा कर दिया। ये पूरी कहानी सुनकर आपकी खोपड़िया घूम जाने वाली। मगर इससे पहले कि खोपड़िया घूम जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और इस समय ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उधर के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तरह तरह से आपका दिमाग भटकाने की कोशिश की जा रही है, सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सिस्टम फेल हो गया है? नहीं, जनता को फेल कर दिया गया है। ये ऑडियो सुनिए और अंदाजा लगाइए कि बिहार में किस तरह से SIR हुआ है, क्योंकि आज बात सिर्फ और सिर्फ बिहार के SIR की होगी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की होगी। सर, मैं गांव सीतामढ़ी जिला बिहार परिहार ब्लॉक का रहने वाला, गांव सिसवा का रहने वाला हूँ। मेरे लड़के का, मेरी वाइफ का जैसे मतलब आधार कार्ड से नाम जुड़वाने गए थे तो BLO बोला कि जैसे मतलब इससे नहीं जुड़ाएगा, जब तक जैसे आई वो आवासीय पत्र ये सब नहीं लाओगे जब तक नहीं होगा। BLO मना कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का जबकि ऑर्डर है कि जैसे मतलब सिर्फ आधार कार्ड से भी नाम जुड़ाएगा, लेकिन वहाँ BLO नहीं जोड़ रहा, बोला नहीं जोड़ेंगे हम, कि हमको नहीं कोई आदेश मिला है। अभी जो ऑडियो आपने सुना है, ये जमीन का दर्द है, बिहार के जमीन का दर्द। ये हमारे एक दर्शक ने भेजा है, ये उन्हीं का बयान है और ये सब कुछ ज्ञानेश कुमार के चलते हुआ है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बिहार में आधार कार्ड को क्यों नहीं स्वीकारा जा रहा है? आखिर क्यों BLO और चुनाव अधिकारी आधार के नाम पर नाम नहीं जोड़ रहे? तो इसका पता भी आपको जल्दी ही चल जाएगा, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट आने में खाली 5 दिन का वक्त बचा है और बिहार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठेंगा दिखाया जा रहा है, वो भी डंके की चोट पर। इससे किसका फायदा होने वाला है? कौन चाहता है कि वो आपके अधिकारों पर फर्जीवाड़े की कलम चला दे? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान सुनिए कि अगर देश में वोट चोरी नहीं हुई होती तो आज नरेंद्र मोदी, बिहार की भाषा में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नहीं होते। तो क्या अब बिहार में वोट चोरी से सरकार बनाने की तैयारी है? इसका पता भी 1 सितंबर को चलिए जाएगा कि बिहार में कितने लाख लोगों से वोट का अधिकार छीना गया है। और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उससे क्लियर है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों का वोट सबसे ज्यादा कटा है। आखिर इन्हीं गरीबों ने तो 2024 के चुनाव में मोदी को वोट भी दिया था। मगर बात पहले दवायर की उस सनसनीखेज रिपोर्ट की जिसने ज्ञानेश कुमार के सिस्टम की पोल खोल दी। केंचुआ का दावा था कि बिहार के 7.9 करोड़ से ज्यादा वोटरों की जांच के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू किया गया था। मकसद था वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना, फर्जी नाम हटाना, नए वोटरों को जोड़ना। मगर सीनियर पत्रकार रवि नायर ने लिखा कि केंचुआ के SIR के डेटा को जांचिए तो पता चलता है कि जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच बिहार का एक भी नौजवान 18 साल का हुआ ही नहीं है। मतलब बिहार SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई नया वोटर नहीं जुड़ा है। तो क्या SIR का मकसद वोटर को जोड़ना नहीं बल्कि डिलीट करना था? आप अंदाजा लगाने के लिए आज़ाद हैं और आंकड़े बताते हैं कि बिहार में SIR की पूरी प्रक्रिया चरमरा गई है। लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में वोट जोड़ के खेला हुआ और बिहार में वोट काट के खेला करना है? क्योंकि बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों कटिहार, पूर्णिया, मधुबन और हरसिद्धि में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है, कथित फर्जीवाड़ा। इन इलाकों में 1.5 लाख वोटर सिर्फ 1200 से 1300 मकान में रहते हैं। आप गिनिए कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, पड़ोस के एक घर में भी कितने लोग रहते हैं और फिर औसत लगाकर गुणा भाग कर लीजिए। अगर एक घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रहते हैं तब भी 12-13 हजार लोगों का ही आंकड़ा बनेगा। मगर 1200 से ज्यादा घरों में 1.5 लाख वोटर कैसे रह सकते हैं?
मतलब एक ही मकान में 125 लोग रहते हैं। गजब का खेला है भाई। अब देखिए, मधुबन के बूथ नंबर 120 के हाउस नंबर 129 में 389 वोटर रहते हैं। कितना? 389। इसे चेक करने के लिए जब पत्रकार वहां पहुंचे तो घर वे नहीं मिला। आसपास के लोग भी हैरान थे कि उनके गांव में इतने वोटर कहां से आ गए। कटिहार में बूथ नंबर 222 के हाउस नंबर 82 पर 197 वोटर रहते हैं, लेकिन ये घर 20 साल से बंद पड़ा है। 1-2 साल से नहीं, जो घर 20 साल से बंद पड़ा है वहां पर भी 197 वोटर रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या वोटरों का भूत रहता है जो अदृश्य है। पड़ोसी शंभुनाथ झा ने कहा कि बरसात में घर डूब जाता है और इसके मालिक डॉक्टर ए.के. मिश्रा बेगूसराय चले गए। फिर ये 197 वोटर कौन है जो ए.के. मिश्रा के घर में रहते हैं? पूर्णिया में बूथ नंबर 12 के हाउस नंबर 2 में 153 वोटर हैं, मगर ये एक मंदिर का पता है। मंदिर के मालिक चंदन यादव ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि मंदिर के पते पर भी कोई वोटर कैसे रजिस्टर हो गया। हरसिद्धि में बूथ नंबर 114 के हाउस नंबर 5 में 48 वोटर हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लाल बाबू और उनकी पत्नी रहते हैं। बाकी 46 लोग कौन है, कहाँ है, पता नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं। दवायर ने 4 विधानसभा के दर्जन भर बूथों की पड़ताल की है और पता चला है कि वहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, क्योंकि अमृतकाल में असली चमत्कार वोटर लिस्ट ही करती है। कटिहार को ही देख लीजिए, बूथ नंबर 222 के मकान नंबर 82 में पूरे 197 लोग रहते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यह केंचुआ, अरे जिला नहीं, कम से कम इसको मोहल्ला घोषित कर दो एक घर को। और इसी इलाके की बूथ नंबर 175 के मकान नंबर 4 में 136 और बूथ नंबर 203 के मकान नंबर 60 में 108 लोग रहते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, वोटर की संख्या देख के तो कुकरा भी शर्मा जाए। कटिहार के बाद पूर्णिया का खेल समझिए। यहाँ बूथ नंबर 12 भाग 2 के मकान नंबर 2 में 153 वोटर बैठे हैं। वहीं उसी घर के दूसरे हिस्से यानी भाग 1 में 22 और मकान नंबर 3 में 84 वोटर हैं। लगता है कि ये मकान नहीं बल्कि पूरा का पूरा पोलिंग सेंटर है बन गया है। हरसिद्धि भी पीछे नहीं है। बूथ नंबर 288 के मकान नंबर 2 में 82 और बूथ नंबर 114 भाग 2 के मकान नंबर 5 में 48 लोग रहते हैं। और मधुबन में तो कमाल कर दिया, बूथ नंबर 120 के मकान नंबर 129 में 389 वोटर हैं। ये तो पूरा जिला निकल गया। और बूथ नंबर 160 के मकान नंबर 50 में 274 लोग हैं। अब इतना बड़ा बड़ा घर मिलेगा कहाँ जिसमें पूरा का पूरा गांव घुस जाता हो? सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटरों को एक ही घर में ठूंस देना वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है या चुनावी लोकतंत्र में जनता के मैंडेट पर डाका डालना है? सवाल यह है कि ये इंसान है या कागज पर पैदा हुए फर्जी वोटर? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये चमत्कार किसके आशीर्वाद से हो रहा है? एक ही घर में सैकड़ों लोग, बावजूद इसके चुनाव का नियम एकदम क्लियर है। हर नए वोटर का फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। बूथ लेवल ऑफिसर को घर घर जाकर पते और कागज जांचने होते हैं। ज्ञानेश कुमार का दावा था कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों को मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा लोग SIR में लगे हैं, जिन्हें 90,000 से ज्यादा बूथों का काम सौंपा गया है। मगर ये लोग काम कैसे कर रहे हैं और वेरिफिकेशन कैसे हुआ, इसको समझ लीजिए। दवायर की जांच में बहुत सारे BLO ने कबूल किया है कि वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, मगर नाम जोड़ दिया गया। मधुबन के BLO पतित पवन कुमार ने कहा कि गड़बड़ी 15 साल पुरानी है। उनकी दलील थी कि पंचायत से मिले सर्टिफिकेट में पते का जिक्र ही नहीं होता है और सभी नए वोटरों को एक ही पते पर रजिस्टर कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं कैसे काम हो रहा है? और BLO क्या जवाब दे रहा है? जैसे कि नए वोटरों का मकान नंबर ही नहीं होता है, जैसे कि वो लोग दूसरे गोला पर रहते हैं। पूर्णिया के BLO चंदन कुमार ने कहा कि वो पता से नहीं, नाम से काम करते हैं। जिया हो बिहार के लाला। कटिहार की BLO सीता कुमार ने माना कि हाउस नंबर 82 की गड़बड़ी पुरानी है, मगर SIR तो वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए हुआ है या फिर बिगाड़ने के लिए हुआ है। हरसिद्धि के BLO असगर अली ने कहा कि SIR के दौरान उन्हें मौखिक निर्देश मिले कि सिर्फ मृत, स्थानांतरित या गायब वोटरों को हटाएं, बाकी गड़बड़ियों को हाथ न लगाएं। ये सच्चाई है और ईमान का पक्का आदमी ही ये बोल सकता है। ज्ञानेश कुमार का ईमान पक्का होता तो SIR ढंग से होता और ये गड़बड़ियां सामने नहीं आती। सवाल ये भी है कि अगर BLOs वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ये सैकड़ों लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो गए? कौन जोड़ रहा है इन्हें? मगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा सिर्फ दवायर नहीं पकड़ा है, बल्कि पहले द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बिहार की 3 विधानसभाओं का विश्लेषण किया और कहा था कि फर्जी तथा गलत पते पर 80,000 से ज्यादा वोटरों के नाम जोड़े गए, खाली 3 विधानसभा में। और 240 का और कितना होगा बताइए? यही नहीं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अररिया में 28 साल के चंदन पासवान को ढूंढ निकाला, जिसे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया था। मगर चंदन अकेले नहीं है, इनके जैसे बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट में मार दिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने भी ज्ञानेश कुमार के हवन में पानी डाला है। बिहार के भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में जिंदा लोगों को मार दिया गया है। बेचारे भूत बन के घूम रहे हैं और मृतकों को जिंदा कर दिया गया है।
ये भी बड़ी समस्या है। भोजपुर की 74 साल की मैरी टोप्पो 50 साल से आरा में रह रही हैं, मगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। उनके तीनों बेटों चंदन, अल्बर्ट और क्लारेंस का नाम ट्रांसफर कैटेगरी में डाल दिया गया। मैरी की दलील है कि उन्होंने 2020 और 2024 के चुनाव में वोट दिया था, फिर भी मृत घोषित कर दिया है। मैरी ने इसे सरकार की गलती करार दिया है, मगर ज्ञानेश कुमार अपनी गलती मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। मैरी के बेटे क्लारेंस ने कहा कि एसआईआर के दौरान बीएलओ उनके घर आए ही नहीं और वेरिफिकेशन हो गया। समस्तीपुर के जितावरपुर गांव में सत्यनारायण राय जिंदा है, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, मगर वोटर लिस्ट में राम नाम सत्य हो गया, माला चढ़ गई। मुजफ्फरपुर के वार्ड 27 में 10 से ज्यादा मृत लोगों के नाम लिस्ट में हैं। विपिन बिहारी श्रीवास्तव का 2018 में ही निधन हो गया है। श्याम नंदन सिंह 5 साल पहले स्वर्गवासी हो गए। शांता शरण 2019 में गोलोकवासी हो गए, मगर इन लोगों का नाम अब भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है। लेकिन कंचन देवी और उर्मिला देवी जैसे जिंदा लोगों के नाम गायब हैं। बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला देवी ने 2021 तक वोट दिया है, मगर 2024 में उनका नाम काट दिया गया और फिर जुड़ नहीं पाया। भागलपुर की एकचारी पंचायत में 31 लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं। मधु देवी 15 साल से वोट दे रही थी, लेकिन इस बार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब है। बीएलओज ने भास्कर से कहा कि उन्होंने वेरिफिकेशन किया था, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मांगा। तो वेरिफिकेशन किस बात का हुआ? मुंह दिखाने गए थे कि देखने गए थे? इतनी सारी गड़बड़ियों के साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है? ये कौन सी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है? सवाल है कि इस लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्योंकि हमारा वोट ही हमें वो हथियार देता है कि हम किसी को सत्ता में बिठाएं और किसी को बेदखल कर दें। मगर 2025 के भारत की कहानी यह है कि आपका सबसे बड़ा हथियार है आपसे छीना जा रहा है। जबकि बिहार में 7.9 करोड़ वोटरों की जांच के लिए शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आईटी सेल के छर्रों ने बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाने का अभियान करार दिया था। मगर हकीकत यह है कि जिन 65 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित लोग प्रवासी मजदूर हैं। ये पटना, पूर्वी चंपारण और मधुबनी जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने यह डेटा शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के एसआईआर का टारगेट प्रवासी मजदूर बने हैं। आईटी सेल का एक और प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया है, मगर मामला सिर्फ बिहार का नहीं फंसा है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक वोट चोरी का मुद्दा गर्म हो चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा का चुनावी परिणाम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में फडणवीस की जीत पर सवाल खड़े कर दिए। 2024 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड़धे को 39,000 वोटों से हराया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की लगातार चौथी जीत थी, लेकिन इस जीत का रहस्य अब समझ में आ रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 6 महीनों में इस सीट पर 29,219 नए वोटर जुड़े, यानी हर दिन औसतन 162 नए वोटर। मतलब 6 महीने में 8.25% यानी 8.25% वोटरों का इजाफा 6 महीने में। इसके साथ ही 50 बूथों पर 4,393 वोटरों के पते गायब हैं। चुनाव का नियम कहता है कि अगर किसी चुनावी क्षेत्र में नए वोटरों की संख्या 4% से ज्यादा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी 4% पर ही जांच होनी चाहिए थी। यहां 8.25% बढ़ गया, कोई देखने सुनने वाला नहीं। लेकिन नागपुर दक्षिणी पश्चिम में कई बीएलओज ने कबूल भी किया है कि कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कामला के बूथ 174 के बीएलओ एसपी नागवंशी ने कहा कि जिला कार्यालय से 300 से ज्यादा आवेदन मिले थे, लेकिन सिर्फ 8 से 10 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। और नागवंशी खुद ये कबूल करते हैं कि वोटिंग के दिन वे उन वोटरों को देखकर हैरान थे जिन्हें कभी देखा ही नहीं गया। कुछ याद आ रहा है? वो कहानी याद आ रही है कि नहीं, जो 3 साल पहले हमारे एक दर्शक ने हमको बताया था और हमने आपको सैकड़ों बार बताया। जी हाँ, सैकड़ों बार मैं कह चुका हूं कि किस तरीके से उन्होंने मूविंग वोटर की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक संगठन है, एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जिसने बहुत सारे फर्जी लोगों को तैयार किया है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां उनको बसों में लाद लाद के पहुंचाया जाता है वोट डालने के लिए। और बार बार चारों तरफ से ऐसे आरोप लग रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह कहा जा रहा है कि लाद लाद के लोगों को ले जाकर वोटिंग करवाई जाती है और ये लोग भाड़े के वोटर हैं। अब जरा सोचिए, जब लोग खुद ही स्वीकारने लगे कि ऐसे ऐसे वोटर आए जिन्हें कभी देखा ही नहीं था, तो फिर कहानी क्या होगी। जयताला के बूथ 181 के बीएलओ गणेश जरवार को 365 एप्लीकेशन मिले, लेकिन ज्यादातर पते गलत थे। उन्होंने कबूल किया कि पते नहीं मिलने की शिकायत की थी, लेकिन जिला कार्यालय ने फिर भी इन वोटरों को लिस्ट में जोड़ दिया। बूथ 189 के बीएलओ दिवाकर भाकरे ने कहा कि जिला कार्यालय से 400 एप्लीकेशन मिले थे, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए टाइमर नहीं था। बूथ 200 की बीएलओ मीनाक्षी निकोसे को लगा कि जिला कार्यालय की लिस्ट विश्वसनीय होगी, इसलिए वेरिफिकेशन नहीं किया। सवाल यह है कि अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो ये वोटर कौन है, कहां से आए हैं?
जिन्होंने वोट डाला और बीएलओ ने उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। अच्छा, एक बात और याद दिला दें, जब से ये खूब लंबे लंबे चरणों में चुनाव होने लगे हैं और ज़्यादा सवाल होते हैं कि आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। भाई, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ रही है, कम समय लगना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है चुनाव में। तो खेल क्या है, मूविंग वोटर वाला? बात सही है क्या? जैताला में सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल के कमरा नंबर 1 के बूथ 200 पर 328 नए मतदाता जोड़े गए, जो 30% की वृद्धि है। ये बूथ मीनाक्षी निकोसे का था। जैताला में एकात्मा हाई स्कूल के कमरा नंबर 1 के बूथ 189 पर 58.8% की बढ़ोतरी। 58.8%, मोटा मोटी 60% मान लीजिए। इसके बीएलओ दिवाकर भाकरे थे। सवाल यह है कि फडणवीस की विधानसभा में चुनाव आयोग का जिला कार्यालय क्या सत्ता के इशारे पर काम कर रहा था? और अगर हाँ, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे को निष्पक्ष कैसे मान लिया जाए? क्या फडणवीस की जीत उस गेम प्लान का हिस्सा थी जिसका आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? क्योंकि फडणवीस की जीत का गणित भी सवाल उठाता है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोटों में 14,225 की बढ़ोतरी हुई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8,000 से ज्यादा वोट मिले। क्या ये नए वोटर बीजेपी की जीत का कारण बने? कि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में 70 लाख नए वोटर जोड़े गए, जो पिछले 5 सालों में यानी 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट राहुल गांधी के आरोपों से मैच खाती, मगर सवाल यह है कि इसे चुनाव आयोग की लापरवाही कहा जाए या साजिश, धांधली। क्योंकि नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां 378 बूथों में से 263 पर 4% से ज्यादा वृद्धि हुई, 26 बूथों पर 20% से ज्यादा और 4 बूथों पर 40% से ज्यादा वृद्धि। ये बताइए कितना बड़ा अंतर है। भारत के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल AR नंदा ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा कि अगर नागपुर की आबादी में अचानक वृद्धि नहीं हुई तो ये वोटर बूम नॉर्मल नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर ने कहा कि अगर कोई बड़ी रिहायशी इमारत नहीं बनी, कोई प्राकृतिक घटना नहीं हुई, स्थानीय आबादी में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो इतना बड़ा इजाफा नॉर्मल तो नहीं है। मगर वोट चोरी और चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी लगा था। और भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस में भी आक्रोश भड़कने लगा है, क्योंकि किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन ने बेटियों की बेइज्जती के बावजूद 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। किसी को नहीं लगता था। और आपको याद होगा, जब हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, लाइव मैं कर रहा था, उस दौरान बहुत सारे दर्शक लिख रहे थे कि ऐसा लग रहा है हमारे गांव में मातम पस रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या गया, माहौल क्या था और रिजल्ट क्या आ गया। और विपक्ष का आरोप है कि ये जीत वोट चोरी का नतीजा है। कांग्रेस नेता हुड्डा ने कहा कि बहुत जल्द हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा करेंगे, क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये जनता के वोट की लड़ाई और लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के अभियान को ऐसे समझिए कि पार्टी की एक पूर्व सांसद ने इस लड़ाई के लिए अपने नेताओं को 100 ग्राम सोना दान किया है। राजस्थान के पत्रकार दिनेश डांगी ने लिखा कि राजस्थान से कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रभात ठाकुर ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सहयोग के लिए अपने 200 ग्राम सोने के जेवरात पार्टी को डोनेट किए हैं। आज के भाव के हिसाब से देखें तो ये गहने करीब 20 लाख के हैं। अब सवाल यह है कि अगर जमीन पर इतना बड़ा मोमेंटम बन रहा है तो ज्ञानेश कुमार और महामानव की सत्ता इसे कैसे रोकेगी? तमाम हेडलाइन मैनेजमेंट के बावजूद वोट चोरी का मुद्दा मरा नहीं है। उधर अडानी सेठ का चैनल दिन रात झूठ बोलने में लगा हुआ है, मैनेज करने में लगा हुआ है कि सारे आरोप झूठ हैं। मगर याद रखिए, अभी तो ये शुरुआत है। देखते रहिए कहीं महामानव की सत्ता इसी बाढ़ में डूब न जाए, इस सुनामी की शिकार न हो जाए। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।